हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल तथा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक एवं धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रैक्टिस सेट हल करवा चुका हूं। आपने अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वह वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आज का अध्याय 6 है मौर्य साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्वी 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बी है वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दोनों ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक थे, तो न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक का रुमिनदेह स्तंभ संबंधित है, तो यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो यह अशोक के अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह रुमिनदेह से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की थी, तो यह लुम्बिनी स्तंभ लेख में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व व रियायत का उल्लेख है, तो यह ऑप्शन ए में, यानी लुम्बिनी का स्तंभ लेख में। बस आप लोग पढ़ते जाइए, देखते जाइए, आपको ऑटोमेटिक इसमें से क्वेश्चन याद होते रहने। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको तुरंत ही वह क्वेश्चन सामने आएगा, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, तो 20वें वर्ष में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिस्प ने पढ़ा था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विक्यूटन यानी डिसाइफर किसने किया था, तो यह जेम्स प्रिस्प ने किया था। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज की थी, तो ब्राह्मी लिपि की पढ़ने की खोज विधि जो है जेम्स प्रिस्प ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिस्प ने पढ़ा था। इतने क्वेश्चन हैं इसमें, आप लोग बस देखते जाइए। हर तरीके से क्वेश्चन इसमें मतलब पूछे गए हैं घुमा फिरा करके, तो आप इसको बस याद कर लीजिएगा। इसी में से क्वेश्चन आपके ज़रूर फंसेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन पसंद आ रहा हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथन ए है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसका आंसर जो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो यह जेम्स प्रिस्प ने पढ़ा था। कथन ए है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं किया था। कारण इसका जो है आर में दिया हुआ है। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको करना है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए सही है परंतु आर गलत है, इसलिए आपका सी आंसर सही हो जाएगा। कथन के माध्यम से उत्तर देना है इसमें। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी।
उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। तो ऑप्शन जो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्रोत में विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था? तो ऑप्शन बी में, यानी अशोक का 13वां शिलालेख में या पता चलता है। तो केवल 2 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया, कारण आर अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो जो है ए सही है, परंतु आर गलत है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। पहले में दिया हुआ अधिकार और दूसरे में मौर्य साम्राज्य में कर्तव्य, समाहर्ता, सन्निधाता, नागरिक, अच्छपटका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए मतलब पहले का हो जाएगा आपका दूसरा, यानी समहर्ता संग्राहक, और दूसरे का पहला सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष व भंडाराध्यक्ष। तीसरे का जो हो जाएगा मतलब सी का नागरिक मतलब नगर मजिस्ट्रेट, और अच्छपाटलिका यानी केंद्रीय लेखाधिकारी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जो ए दिया हुआ है वह शिलालेख, वह पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण हेतु किए गए उपाय कूट है इसमें, तथा बी में जो है शिलालेख जो है 5वां, इसमें धर्म महामात्र संस्था की व्याख्या करता है, तथा जो शिलालेख है 8वां, इसमें धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है, तथा जो शिलालेख 4था है इसमें रूढ़ि अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें भी मिलान करना है आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड। चंद्रगुप्त को जो है सेंड्रोकोटस मिल जाएगा, सेंड्रोकोटस मिल जाएगा। बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ऐसे ही आपको मिलान कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में अनेक विदेशी राजाओं का उल्लेख है, उन राजाओं को उनके देश के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब जो पहला है सीरिया वह अंतियोक हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा यानी मिदा टालमी सेकंड हो जाएगा, तीसरा का मेसोडोनिया यानी एंटीगोनस हो जाएगा, कोरिंथ यानी अंतिकिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? 1 शाहबाजगढ़ी अभिलेख, 2 मास्की अभिलेख, 3 शाहगौरा ताम्रपत्र, 4 महास्थान अभिलेख। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन सी यानी केवल 3 और 4 हो जाएगा। मतलब शाहगौरा ताम्रपत्र और 4 महास्थान अभिलेख, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची में सम्राट का नाम दिया हुआ है तथा सूची 2 में किनके विरुद्ध हुआ था वो दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। मतलब जो ए है वह आपका दूसरा हो जाएगा, बी है वह पहला हो जाएगा, सी है वह चौथा हो जाएगा, और जो डी हुआ है वह तीसरा हो जाएगा। ऐसे ही आपको मिलान कर लेना है। देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, तो किसने धारण की थी? बी,
यानी अशोक ने और दशरथ ने। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया? तो उसने बी यानी गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर पांचवा जो है सारनाथ और श्रावस्ती, इस मार्ग से होकर के गए थे। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा और चौथा यानी धर्मस्थायी और कंटक शोधन, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या रुद्रदामन। तो जो ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो इसकी विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भाष संधियों के बारे में दी हुई है। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी सिर्फ चंद्रगुप्त और तीसरा बिंदुसार थे। इसलिए ऑप्शन अशोक और दशरथ थे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाख दत्त है। निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी? तो यह ऑप्शन सी में मुद्रा राक्षस में दी गई थी। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डायोनिसस किसे निर्दिष्ट करता है? तो यह शिव को निर्दिष्ट करता है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में इन्हें वृषल कहा गया है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित किया था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो इस समिति में 30 सदस्य थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या 30 थी। निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन बी मेगास्थनीज का इंडिका में प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो ऑप्शन सी यानी मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वह इंडिका है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित किया? तो वह 7 समूहों में विभाजित किया है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका का मूल लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो यह जो है मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लेखित है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह इंडिका है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। तो यह मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक पर उल्लिखित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। तो उनमें जो है दूसरा और 13वां शिलालेख सम्मिलित है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया है? तो प्लिनी ने संदर्भित नहीं किया है।
मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कोषागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नलिखित में से ज्ञात हुआ। तो ऑप्शन डी शौगौरापट्ट अभिलेख में ज्ञात हुआ। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो यह शौगौरा ताम्रपत्र में। दिया गया मानचित्र संबंधित है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक से उसके शासन काल के अंतिम समय में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे दो धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके? तो ऑप्शन बी शौगौरा ताम्रपत्र में। अशोक के स्तंभ लेख के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है। तो पहले इसमें सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल जो है उत्कीर्ण मिलता हुआ है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ऑप्शन डी या स्थापत्य संरचना के भाग हैं। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो भाब्रू लेख में। अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में थे? तो यह डी ब्राह्मी, आर्मेइक, खरोष्टी भाषा में थे। अशोक का नाम मिलता है तो अशोक का नाम मास्की अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन डी मास्की हो जाएगा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो ए 13वें शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो ऑप्शन डी मास्की का लघु शिलालेख में। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है? तो लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ सबसे सुरक्षित है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था तो वह अनुराधापुर है। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो यह सी प्राकृत भाषा में थे। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है? तो सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। छठवां क्वेश्चन जो है वह है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो यह रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से प्रमाणित होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? तो डी रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो यह बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ए महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है? तो बी रुद्रदामन का जूनागढ़ में। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो यह खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की सभी मनुष्य मेरी प्रजा हैं यानी संतानें हैं? तो ऑप्शन डी पृथक कलिंग शिलालेख में। निम्न में किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो सी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? तो ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने साम्राज्य के
उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया है? तो अरामाइक, ग्रीक एवं खरष्टी लिपि का प्रयोग किया है। मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जा सकता है? तो यह डी जौगढ़ से किया जा सकता है। किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है? तो यह डी यानी 7वें को धम्म का अंग माना है। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक बुद्धि के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? तो यह भी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख को। अशोक के स्तंभ अभिलेख है तो यह केवल ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो सी ए तथा बी दोनों प्रस्तुत करता है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो यह भी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो डी 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? तो बी अशोक ने किया था। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो बी शिलालेख 8वां है। निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? तो अशोक के नित्तूर अभिलेख से प्राप्त होता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? तो बी अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो अशोक के साम्राज्य के विस्तार, उसकी प्रशासनिक नीति, उसके धार्मिक विचार यानी उपरोक्त सभी जानकारियाँ मिलती हैं। मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहाँ अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख है? तो बी गुर्जरा में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो उसमें पाली भाषा है। अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते हैं? तो घटनाओं की सूचना देते हैं। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो वह भाबरू स्तंभ है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? तो यह सी हाथी गुम्फा लेख के साथ में जुड़ा हुआ है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह डी शिलालेख 8वें में है। निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो यह शिला अभिलेख 1 में। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो सी रुद्र दामन का गिरनार अभिलेख। अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में हैं? तो यह भी अरामाइक एवं ग्रीक भाषा में है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो यह सी शाहबाजगढ़ी अभिलेख में। निम्न में से किस रानी अभिलेख कहा जाता है? तो बी जो है यानी तीसरे लघु स्तंभ लेख को रानी अभिलेख कहा जाता है। सार्थवाह किसे कहते हैं? तो भी व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते हैं। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो डी समुद्रगुप्त के शासक के बारे में सूचना प्राप्त करता है। मौर्य प्रशासन के रूप दर्शक था? तो सी सिक्कों का परीक्षक। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमें वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकें। तो मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था? तो सिक्कों का परीक्षक। निम्न में से मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमिकर था? तो ए भाग था। रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो सी सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक के लिए प्रयुक्त हुआ।
मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था? तो ए कोष की देखभाल करता था, उससे संबंधित था। मौर्य काल में भाग था, तो बी भूमिकर। राजुक कौन थे? तो बी मौर्य शासन में अधिकारी थे। राजुक थे मौर्य शासन काल में अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेव मातृक भूमि क्या थी? तो ए वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो उसे आदेव मातृक भूमि कहते थे। 110 नंबर का क्वेश्चन है, भूमि छिद्र न्याय क्या है? तो भूमि छिद्र न्याय भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार हो जाएगा। पौतिवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? तो डी मापतौल का निरीक्षण करना था। द्रोण एक माप था, तो बी अनाज के लिए। मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था, तो डी पौतवाध्यक्ष था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो ए पौतवाध्यक्ष था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नोक्त में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? तो ए समाहर्ता को। मौर्यन मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो ए समाहर्ता था। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था, तो डी समाहर्ता था। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया था? तो सी समाहर्ता को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया था। अगला प्रश्न है, करसापड़ किस लिए प्रयोग किया जाता था? तो यह वस्तुएं खरीदने के लिए किया जाता था। मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा थी, तो बी समाहर्ता थे। मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सी सीताध्यक्ष द्वारा। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, तो सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो डी अग्रहारिक नहीं था। पकोतकसन निराधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, तो यह सड़क पर कीचड़ फैलाने वाला जुर्माना था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? तो ए मौर्य है। मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो ए पण थी। अशोक का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अभिलेखों में उल्लेख मिलता था वह था एंटियोकस द्वितीय थियास। निम्नलिखित में से किनका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? तो बी चोल सत्यपुत्र चेर एवं पांडव का उल्लेख हुआ है। अशोक के किन अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे? तो यह 13वें शिलालेख से स्पष्ट होता है। निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? तो ए कामरूप नहीं था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो बी द्वितीय मुख्य शिलालेख का। अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित था? तो डी कर्नाटक सम्मिलित था। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो तुशास्क था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिदा, कोरिथ, मैसिडोनिया या सीरिया? तो यह मिदा का राजा था। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? तो यह भी सीरिया से शासन कर रहा था। अशोक का समकालीन सिंघल नरेश कौन था? तो यह तिस्य था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था, तो बी एंटिगोन गोनटास था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? तो सी डायमिकस था।
बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था? तो डी डायमेकस आया था। यूनानी राजदूत डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बी बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो बी डायमेकस था। अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्यपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लिखित किया है? तो बी शिलालेख 13वें में। टालेमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे? कहाँ का शासक था? तो बी मिदा का शासक था। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो डी चंद्रगुप्त ने हराया था। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया, किस स्थान का शासक था? तो यह सीरिया और बेबीलोन का शासक था। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया था, यह विवादास्पद वक्तव्य है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो डी टालेमी सेकंड फिलाडेल्फस था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो सी श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। चाणक्य का अन्य नाम था? तो इनका अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ऑप्शन डी अर्थशास्त्र में। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? तो सी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। पुस्तक में उल्लिखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों से कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य नाम कौन से हैं? तो डी विष्णुगुप्त हैं। कौटिल्य महामंत्री थे, सम्राट, तो चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट थे। कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सी राजा अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखनी चाहिए, यही असत्य है। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए थे? तो डी क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण सम्मिलित होने चाहिए। किसके अनुसार? चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो यह बी, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन है, यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो वह 7वां अंग मित्र था। कौटिल्य के का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र से उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संख्या थी, तो ए लक्षणा अध्यक्ष थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो बी राजनीतिक नीतियां हो जाएगा। निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? तो बी व्यापार मार्ग हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध है? तो बी गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों यानी पदाधिकारी का उल्लेख है? तो सी 18। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? तो 15 में है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? तो सी प्लूटार्क ने कहा। अब सूची वाले क्वेश्चन देखने हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में अधिकारी तथा सूची सेकंड में धारित पद हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जो ए है समाहर्ती या राजस्व के प्रधान हो जाएंगे, तथा बी सन्निधार्थी या कोषपाल हो जाएंगे,
तथा सी संस्था अध्यक्ष जो है चौथा आ जाए बाजार अधीक्षक कूट हो जाएगा तथा अंतर्वशिका जो है वह महल के रक्षकों की प्रमुख हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है यूनानी रोमन साहित्य के सैंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? तो ऑप्शन डी विलियम्स जोन्स। सैंड्रोकोटस के से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम्स जोन्स ने की। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी थी? तो बिंदुसार। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था? तो यह फ्लीट के अनुसार। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यह खरोष्ठी लिपि है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो बी मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश है। बिंदुसार काल में किस स्थान पर अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत की गई? तो ए तक्षशिला हो जाएगा। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह प्रियदर्शी है। 179 क्वेश्चन काट दीजिएगा। जैन ग्रंथों में उल्लिखित संप्रति की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है? तो बी उज्जैन राज्य में मानी जाती है। सुपारा कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। सुपारक बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो सी अपरांत में स्थित है। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था सी अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना। निम्न में कौन कनिष्क के समकालीन थे? तो बी अश्वघोष, नागार्जुन व सुमित्र जो है कनिष्क के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में बिताए। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो इनका गुरु भद्रबाहु थे। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ए अशोक हो जाएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? तो इसका प्राचीन रूप बी ब्राह्मी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सी सांची को सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो सी स्तंभों पर। सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था? तो डी अशोक ने करवाया था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था? तो बी पाटलिपुत्र का था। निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी? तो ए चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो सी वैश्य पुष्यगुप्त था। बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? तो वह बी आजीवक थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? तो बी मौर्य साम्राज्य था। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसने की? तो सी मोगलीपुत्र ने की थी। मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिवपाल गढ़ कहाँ स्थित है? तो यह जो है उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में दंड विधान थे? तो काफ़ी कठोर दंड विधान थे। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए खुले थे। अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? तो तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी में खुले थे। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम अश्व, सिंह, हाथी, वृष यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर यानी कश्मीर का संस्थापक था? तो ऑप्शन डी राजतरंगिणी हो जाएगा।
निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुओं के लिए कठोर दंड का विधान किया था? तो ऑप्शन ए अशोक हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो ए तक्षशिला था। निम्नलिखित में कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था? तो डी तोशिली था। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था? तो डी भारूकच्छ था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो सी तक्षशिला था। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख है? तो बी जस्टिन। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो सी अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डी अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था। यह कथन सत्य नहीं है। अभिलेख में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो ऑप्शन डी हर्षवर्धन हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो बी बृहद्रथ था। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली थी? तो डी इन सभी यानी राजुक, प्रादेशिक, युक्त, इन सभी की सेवाएं ली थी। अशोक का राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग हुआ था? तो सी अष्टम। अंतिम मौर्य सम्राट था? तो डी बृहद्रथ था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? तो ऑप्शन डी अवंती का राज्यपाल था। मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था। मौर्य काल में पशु हत्या पर रोक लगाई गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक गलत कथन बताएं? तो सी जो है उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया था। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वह वैशाली में थी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ए मौर्य वंश। पाटलिपुत्र क्यों किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी बनाई। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो बी चंद्रगुप्त ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण सी देवनाम प्रिय का उपाधि है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। भारत में अशोक का शासनकाल था तो 273 से 232 ईसा पूर्व। मौर्य युग में अवंत पथ था तो पश्चिम प्रांत। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? तो बी संप्रति जो है वह जैन था। श्रवणबेलगोला का संबंध है? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य से संबंध है। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था, किसने कहा था? तो यह हरप्रसाद शास्त्री ने कहा था। मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के हैं? तो डी पंचमार्क सिक्के हैं। मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? तो डी ताम्रलिपि। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड दिया जाता था। अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया? तो दशरथ ने किया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था? तो यह सी लकड़ी का बना था। अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह बी मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया था, यह कथन सत्य नहीं है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो यह डी चंद्रगुप्त ने पहली बार जीता। कथन जो है फर्स्ट दिया हुआ है। सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया और अपनी सेना को भंग कर दिया, कथन सेकंड है।
कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पश्चातापी होकर बौद्ध बन गया था। तो ऑप्शन जो है वह डी जो है केवल कथन सेकंड जो है वह सत्य है। मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? तो सी ताम्र एवं कांसा का प्रयोग होता था। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया था? तो सी कनगन हल्ली में पाया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुमिनदेही के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धम्म का सुस्पष्ट विवरण देते हैं। तथा दूसरा है निगली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कोण गमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का अभिलेख करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यह केवल दूसरा सही है। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? तो यह उस समय का अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों के संगत आचार व्यवस्था थी। मौर्य शासन काल में पिंडकर एक कर था, तो एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर था। दक्षिणा पथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता है। तो डी अजंता का पाटलिपुत्र से जोड़ता है। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो बी बिंदुसार के शासक काल में डाइमेकस भारत आया था। निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो डी यानी शिलालेख 8वें में। निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? तो श्रीलंका से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा जाता था। तो अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को बी यानी अकाराध्यक्ष कहा जाता था। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपने देखा जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अगले प्रैक्टिस सेट में हम मौर्योत्तरकालीन भारत पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको यह क्वेश्चन पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।